नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में अपन पढ़े थे मौर्य काल में धम्म प्रचार। आज हम पढ़ रहे हैं कि मौर्यों की क्या क्या देन थी, मौर्यों ने अपन को क्या क्या दिया। तो दोस्तों मौर्य काल के अंदर छेलेदार कुएं वेल्ले कूप इसी काल की विशेषता है। मौर्य काल में अपन को दोस्तों छेलेदार कुएं, इनको या छेलेदार कुएं को दोस्तों वेल्ले कूप भी कहा जाता है। वेल्ले कूप ये मौर्य काल के अंदर की है, मौर्य काल की देन है। बुद्ध युगीन या द्वितीय नगरीकरण से संबंधित उत्तरी काले पोलिस्टार मर्तबांड है, इस काल का प्रमुख मर्तबांड बना है। जो काले पोलिस्टार मर्तबांड है, ये मौर्य काल के प्रमुख मर्तबांड है। ठीक है दोस्तों, मौर्य संपर्क के जरिए इस्पात या उस बनाने की कला देश के अन्य भूभागों में फैली। मतलब मौर्य काल के कारण ही दोस्तों इस्पात या मतलब इस्पात बनाने की जो कला है ये अन्य देश के अन्य भागों में फैली। ये मौर्य काल के अंदर देश के अन्य भागों में फैली, ये मौर्य काल की अपन को देन है। अर्थशास्त्र में दोस्तों महिला चिकित्सा एवं शैव विच्छेदन की विधियों का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है दोस्तों? अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र किसकी रचना है दोस्तों? कौटिल्य की। तो अर्थशास्त्र के अंदर दोस्तों मौर्य काल के अंदर महिला चिकित्सकों एवं शैव विच्छेदन की विधियों का उल्लेख है। तो दोस्तों अर्थशास्त्र में महिला चिकित्सकों एवं शैव विच्छेदन की विधियों का उल्लेख मिलता है अपन को। किसमें मिलता है? अर्थशास्त्र में। मौर्य युगीन अंतरिक्ष खेड़ा से याद होता है कि चार दीवारी के ऊपर मुंडेर की परंपरा इस काल में शुरू हुई। मौर्य जो अंतरेजी खेड़ा है, यहाँ से दोस्तों अपन याद होता है कि चार दीवारी के ऊपर मुंडेर की परंपरा है, वो मौर्य काल के अंदर शुरू हुई थी। मुंडेर की परंपरा, तो मुंडेर की परंपरा है अपन को कहाँ से मिलता है? अंतरेजी खेड़ा से। ये मौर्य काल के अंदर प्रारंभ हुई थी, ये अपन को यहाँ पे मिलता है। तो दोस्तों मौर्य काल में चट्टानों को काटकर स्थापत्य निर्माण का युग प्रारंभ होता है। तो इस चट्टानों को काटकर इस स्थापत्य निर्माण का युग है वो मौर्य काल में प्रारंभ होता है। उत्तर भारत में लेखन कला की शुरुआत है दोस्तों। जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत में दोस्तों लेखन कला की शुरुआत मौर्य काल में हुई थी। लेखन कला की शुरुआत तो उत्तर भारत में लेखन कला की शुरुआत कब हुई थी? मौर्य काल के अंदर। तो दोस्तों मौर्य काल के अंदर छेलेदार कुएं, वेल्ले कूप है, ये मिले हैं। और काले पोलिस्टार मर्तबांड है दोस्तों, ये भी बहुत मात्रा में अपन को यहाँ पर मिले थे। और मौर्य काल के अंदर दोस्तों मौर्य संपर्क से दोस्तों इस्पात एवं जो ये उत्स बनाने की जो कला है वो देश के अन्य भूभाग में फैली। और अर्थशास्त्र के अंदर महिला चिकित्सकों एवं शैव विच्छेदन की विधियों का उल्लेख मिलता है। और मौर्य युगीन का ये अंतरिक्ष खेड़ा, यहाँ से दोस्तों अपन को चार दीवारी के ऊपर मुंडेर की जो परंपरा है, चार दीवारी के ऊपर मुंडेर की परंपरा है, जो इसी काल में शुरू हुई थी। और मौर्य काल के अंदर दोस्तों चट्टानों को काटकर स्थापत्य निर्माण का युग प्रारंभ होता है। और उत्तर भारत में लेखन कला की शुरुआत मौर्य काल के अंदर हुई। दोस्तों अपन पढ़ते हैं कौटिल्य के बारे में। कौटिल्य के अन्य नाम क्या थे? अन्य नाम दोस्तों कौटिल्य के नाम विष्णुगुप्त, चाणक्य, वात्स्यायन, दिजर्षभ और वर्णाश्रम धर्म का महान पोषक एवं भारत का मैकियावली।
तो दोस्तों कौटिल्य के अन्य नाम अपन को कई प्रकार के नाम मिलते हैं। इनमें से दोस्तों देखो विष्णुगुप्त है, चाणक्य है, वात्स्यायन है, जिजेशव है, वर्णाश्रम का महान पोषक और भारत का मेघ्यावली। ये सब किसके नाम है? कौटिल्य के अन्य नाम है। दोस्तों कौटिल्य की जो पुस्तक थी उसका नाम क्या था? अर्थशास्त्र। इसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। जो अर्थशास्त्र है, 10 कुमार चरित्र में दंडी कहते हैं, मतलब दंडी की जो पुस्तक है 10 कुमार चरित्र किसने लिखी थी ये बताओ पहले तो। 10 कुमार चरित्र लिखी थी दंडी ने। तो 10 कुमार चरित्र में दंडी कहते हैं कि मौर्यों को दंड नीति सिखाने के लिए विष्णुगुप्त ने 6000 श्लोक, कितने श्लोक थे? 6000 श्लोकों वाली अर्थशास्त्र की रचना की। ये किसने कहा था? 10 कुमार में, 10 कुमार चरित्र में किसने कहा था? दंडी ने कहा था। क्या कहा था कि 10 कुमार चरित्र में दंडी ने क्या कहा था कि मौर्य को दंड नीति सिखाने के लिए विष्णुगुप्त ने 6000 श्लोकों वाली अर्थशास्त्र की रचना की थी। दोस्तों जो अर्थशास्त्र है इस पुस्तक को 1905 ईस्वी में शाम शास्त्री ने दोस्तों मसूर संग्रहालय से खोजा था। कहां से? मसूर संग्रहालय से खोजा था। तो अर्थशास्त्र को 1905 में श्याम शास्त्री ने मसूर संग्रहालय से खोजा था। यह अर्थशास्त्र दोस्तों, इसमें इसकी भाषा है, अर्थशास्त्र की जो भाषा वो दोस्तों है संस्कृत, और श्लोक है 6000, और अधिकरण है वो है 15। अधिकरण कितने? 15। और प्रकरण है दोस्तों 180। और जो शैली है इस अर्थशास्त्र की वो है दोस्तों सूत्र शैली। तो दोस्तों अर्थशास्त्र है उसमें कितने श्लोक थे? तो टोटल 6000 श्लोक थे, और भाषा थी वो संस्कृत थी, और अधिकरण टोटल कितने? 15, और प्रकरण 180, और इनकी जो अर्थशास्त्र की जो शैली है वो है सूत्र शैली। दोस्तों ये जो 15 अधिकरण मिले हैं अपन को, ये कौन कौन से थे? इनमें देखो प्रथम अधिकरण है वो राजस्व प्रशासन संबंधी था। कौन सा था? जो ये 15 अधिकरण थे इसमें जो प्रथम अधिकरण है वो राजस्व प्रशासन से संबंधित था। राजस्व प्रशासन से संबंधित। तो प्रथम अधिकरण है ये जो राजस्व प्रशासन से संबंधित था। और द्वितीय वो नागरिक प्रशासन से संबंधित था। नागरिक प्रशासन से संबंधित था। और तृतीय वो दीवानी कानून से संबंधित था। दीवानी कानून से संबंधित। और दोस्तों जो चतुर्थ है वो फौजदारी कानून से संबंधित था। फौजदारी कानून। और पंचम है या पांचवा है वो सम्राट के सभासद एवं कर्मचारियों का विवरण। कर्मचारियों के विवरण से संबंधित था। कौन सा? पांचवा। और दोस्तों छठा है ये राज्य के सप्तांक सिद्धांत बताते हैं। राज्य के सप्तांक सिद्धांत। तो दोस्तों कौटिल्य ने सप्तांक सिद्धांत है राज्य के, ये किसने बताया? छठे में। कितने जो सप्तांक सिद्धांत है वो कौन कौन से थे सप्तांक में? एक था दोस्तों राजा। प्रथम क्या था? राजा। फिर दोस्तों एमात्य, राजा, एमात्य, पर जनपद, फिर दुर्ग, फिर कोष, फिर सेना, अंत में था दोस्तों मित्र। ये सप्तांक सिद्धांत है जो छठे अधिकरण के अंदर बताए गए हैं। और दोस्तों सातवां इसमें अधिकरण में कुल मतलब षड्गुण नीति का उल्लेख है। किसका? षड्गुण नीति का उल्लेख है। षड्गुण नीति का उल्लेख। और 8वां के अंदर दोस्तों
इसमें दोस्तों राज्य के लिए घातक दुर्गुणों का उल्लेख है। राज्य के लिए जो घातक दुर्गुण है, घातक के राज्य के लिए जो घातक दुर्गुण है उनका उल्लेख किसमें है? 8वें दुर्गुणों का उल्लेख। और बाकी दोस्तों 8वें बाद जो 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां और 15 ये सभी अधिकरण है। ये युद्ध, संधि, तंत्र मंत्र इनका महत्व इनमें दिया गया है। तो जो अर्थशास्त्र के अंदर जो 15 अधिकरण दिए गए, अपन को कितने अधिकरण दिए गए? 15 अधिकरण। उसमें प्रथम जो अधिकरण है वो राजस्व प्रशासन से संबंधित था। राजस्व प्रशासन से संबंधित है वो प्रथम अधिकरण था। द्वितीय अधिकरण है दोस्तों वो नागरिक प्रशासन से संबंधित था। तृतीय अधिकरण दोस्तों वो दीवानी कानून है उनसे संबंधित था। और चतुर्थ है वो फौजदारी कानून से संबंधित था। पांचवा है दोस्तों, पांचवा में दोस्तों सम्राट के सभासद एवं कर्मचारियों का विवरण है, इनसे संबंधित था। छठा है दोस्तों इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत दिए। तो राज्य के सप्तांग सिद्धांत है वो राज्य के सप्तांग सिद्धांत है वो किस में दिए गए हैं? 6वें के अंदर। और सप्तांग सिद्धांत कौन कौन से है? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना, मित्र। और 7वां के अंदर दोस्तों षड्गुण नीति का उल्लेख है। 8वां के अंदर दोस्तों घातक दुर्गुणों का उल्लेख है। और 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13, 14 और 15 है। इन अधिकरण दोस्तों युद्ध, संधि, तंत्र मंत्र इनका महत्व दिया गया है। दोस्तों अपना पढ़ते हैं मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन। तो दोस्तों कौटिल्य ने राजा को धर्म प्रवर्तक अर्थात कानून बनाने वाला कहा है। किसने कहा है? कौटिल्य ने। कौटिल्य ने क्या कहा है दोस्तों? राजा को धर्म प्रवर्तक। कौटिल्य ने दोस्तों, कौटिल्य ने दोस्तों राजा को धर्म प्रवर्तक अर्थात कानून बनाने वाला कहा है। कौटिल्य के अनुसार राजवर्ती वो 3 प्रकार की होती है। राजवर्ती वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, प्रत्यक्ष, परोक्ष व अन्वय। तो दोस्तों कौटिल्य ने राजा को धर्म प्रवर्तक कहा है। और कौटिल्य के अनुसार राजवर्ती है वो 3 प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष, परोक्ष और अनुमेय। तो दोस्तों मौर्य काल के अंदर प्रशासन के स्रोत क्या थे? प्रशासन के स्रोत क्या थे? तो प्रशासन के जो स्रोत है दोस्तों ये थे, एक तो था कौटिल्य, एक था दोस्तों मेगस्थनीज, एक अशोक के अभिलेख, एक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ये जूनागढ़ लेख। तो मौर्य प्रशासन के ये स्रोत मिलते हैं कौटिल्य, मेगस्थनीज, अशोक के अभिलेख और रुद्रदामन का जूनागढ़ लेख। प्रशासन में दोस्तों प्रथम क्या था? केंद्र है। प्रशासन के अंदर प्रथम क्या था? केंद्र है। केंद्र दोस्तों ये कई प्रकार विभाजित था। जैसे सम्राट, केंद्र के अंदर एक सम्राट होता था और सम्राट के बाद मंत्रीण होते थे, मंत्री परिषद, और इसके बाद मंत्री परिषद होती थी, मंत्रीण के बाद मंत्री परिषद, और फिर होते थे दोस्तों अध्यक्ष। तो केंद्र में क्या क्या थे? सम्राट, मंत्रीण, मंत्री परिषद और अध्यक्ष। केंद्र के पश्चात दोस्तों आता है प्रांत। प्रांत के अंदर दोस्तों मंत्री परिषद और राज्यपाल या कुमार, राज्यपाल या कुमार थे प्रांत के अंदर। तो दोस्तों प्रांत के अंदर क्या थे? मंत्रीण, मंत्री परिषद और राज्यपाल या कुमार। और प्रांत के पश्चात दोस्तों आता है अपन का मंडल। क्या आता है? मंडल। मंडल को दोस्तों कमिश्नरियां भी बोलते हैं, कमिश्नरियां। मंडल के पश्चात होता है दोस्तों आहार। आहार को दोस्तों अभी जिला बोलते हैं। आहार के पश्चात स्थानीय, स्थानीय, स्थानीय दोस्तों ये 800 ग्रामों का समूह था। कितने? 800 ग्रामों का समूह स्थानीय। फिर 2 द्रोणमुख, 2
द्रोणमुख, 2 द्रोणमुख। फिर दोस्तों खावर्टिक, खावर्टिक, खावर्टिक के पश्चात दोस्तों आता है संग्रह या संग्रहण। फिर आता है दोस्तों ग्राम। तो दोस्तों प्रशासन के अंदर पहले केंद्र था, केंद्र में सम्राट, मंत्री, मंत्री परिषद अध्यक्ष था। उसके पश्चात होता है प्रांत, प्रांत के अंदर दोस्तों मंत्री परिषद और राज्यपाल थे। फिर मंडल, मंडल को कमिश्नरिया भी बोलते हैं। फिर आर, आर को जिला कहा जाता है। स्थानीय, स्थानीय के अंदर दोस्तों, स्थानीय के अंदर दोस्तों 800 ग्रामों का समूह था, 800 ग्रामों का समूह है। स्थानीय के अंदर कितने ग्रामों का समूह था? 800। और 2 द्रोणमुख के अंदर 400 ग्राम थे, 400 ग्रामों का समूह है। और खावर्टी के अंदर 200 ग्राम थे। कितने थे? 200 ग्राम। और संग्रहण है इसके अंदर 10 ग्राम थे। तो मंडल के पश्चात आहार, आहार के पश्चात स्थानीय, स्थानीय के बाद 2 द्रोणमुख, द्रोणमुख खावर्टी, उसके पश्चात संग्रहण और अंत में ग्राम। दोस्तों कौटिल्य के अनुसार प्रजा का सुख ही राजा का सुख है और प्रजा के कल्याण में राजा का कल्याण है। ये किसने कहा था? कौटिल्य ने। कौटिल्य ने कहा, क्या कहा था दोस्तों? कौटिल्य ने कहा था दोस्तों कि प्रजा का सुख ही राजा का सुख है और प्रजा के कल्याण में ही राजा का कल्याण है। तो दोस्तों इनके पश्चात आता है, अपन को पढ़ते हैं तीर्थ। क्या पढ़ते हैं? तीर्थ। तो दोस्तों ये तीर्थ है, ये उच्च स्तर के कर्मचारी थे। क्या थे? उच्च स्तर के कर्मचारी थे। इनको महामात्र भी कहा जाता है। इनको क्या बोलते हैं दोस्तों? दूसरा महामात्र। ये उच्च स्तर के कर्मचारी थे, इनको महामात्र भी कहते हैं। दोस्तों कौटिल्य ने इनकी जो संख्या है, तीर्थों की संख्या, ये 18 बताइए। कितनी बताइए? 18। तो दोस्तों ये 18 कौन कौन थे, इनके बारे में अपन तैयारी करते हैं। तो 18 है दोस्तों। इसमें एक था, प्रथम था प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री एवं पुरोहित, प्रधानमंत्री एवं पुरोहित, प्रधानमंत्री एवं पुरोहित। जो दोस्तों 18 तीर्थ है, इनमें कौटिल्य ने टोटल संख्या कितनी बताइए? 18 बताइए तीर्थों की संख्या। इसमें जो प्रथम है वो प्रधानमंत्री एवं पुरोहित था। ये अशोक का जो प्रधानमंत्री है वो राधा गुप्त था। प्रधानमंत्री को दोस्तों एमात्य भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री को दूसरा और क्या बोलते हैं? एमात्य भी बोलते हैं। तो दोस्तों प्रधानमंत्री एवं पुरोहित था। उसके पश्चात था युवराज। युवराज कौन था दोस्तों? ये राजा के प्रशासनिक कार्य में मदद देता था। युवराज जो राजा के प्रशासनिक कार्य में मदद देता था, ये वो युवराज था। जो राजा के पुत्रवादी थे वो युवराज कहलाते थे। वो ये राजा के प्रशासनिक कार्यों में राजा की मदद देता था। इसके पश्चात दोस्तों आता है सेनापति। सेनापति एक था दोस्तों सन्निधाता। क्या था? सन्निधाता। सन्निधाता कौन था दोस्तों? सन्निधाता था कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष। तो कोषाध्यक्ष का कौन प्रमुख कौन था? सन्निधाता। 5वां तीर्थ था दोस्तों समाहर्ता। कौन था? समाहर्ता। समाहर्ता का मेन कार्य क्या था? राजस्व विभाग एवं कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी था। राजस्व विभाग एवं कर निर्धारण है। राजस्व विभाग एवं कर निर्धारण का जो सर्वोच्च अधिकारी था वो कौन था? समाहर्ता। दोस्तों 6 प्रकार का जो तीर्थ था वो था व्यवहारिक। व्यवहारिक। तो ये व्यवहारिक कौन था दोस्तों? ये दीवानी कोर्ट का प्रमुख था। कौन था? दीवानी कोर्ट का प्रमुख। दीवानी कोर्ट का प्रमुख। तो दीवानी कोर्ट का प्रमुख कौन था? व्यवहारिक। तो 7वां है प्रदेष्टा। प्रदेष्टा ये फौजदारी कोर्ट का प्रमुख था। फौजदारी कोर्ट का प्रमुख। तो फौजदारी कोर्ट का प्रमुख था ये प्रदेष्टा और दीवानी कोर्ट का प्रमुख था वो व्यवहारिक। तो दोस्तों ये 7 हो गए। तो 7 में अपन ये 7 की चर्चा करते हैं। पहले प्रधानमंत्री या पुरोहित था, पहले इसको एमात्य भी कहा जाता है। इसके पश्चात युवराज था। युवराज क्या था? राजा के प्रशासनिक कार्य में मदद देता था। फिर सेनापति होता ही है।
फिर शनिदाता था, शनिदाता का कार्य था कोषाध्यक्ष, मतलब जो कोषा का अध्यक्ष था वो शनिदाता था। समाहर्ता का जो प्रमुख कार्य था वो था राजस्व विभाग एवं कर निर्धारण का स्रोत अधिकारी था। तो राजस्व विभाग एवं कर निर्धारण का जो स्रोत अधिकारी था वो कौन था? समाहर्ता था। तो दोस्तों एक आता है व्यवहारी, ये व्यवहारी के दीवानी कोर्ट का प्रमुख था। एक था प्रदेष्टा, ये फौजदारी कोर्ट का प्रमुख था। और 8वां प्रकार का जो तीर्थ आता है वो दोस्तों है मंत्री परिषदाध्यक्ष, मंत्री परिषदाध्यक्ष। ये दोस्तों मंत्री परिषद है उसका प्रमुख था। तो मंत्री परिषद का जो प्रमुख है वो मंत्री परिषदाध्यक्ष था। दोस्तों दंडपाल, दोस्तों दंडपाल, ये दंडपाल है दोस्तों, ये सैन्य सामग्री को जुटाने वाले अधिकारी था। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि सैन्य सामग्री जुटाने वाले, सैन्य सामग्री या सैन्य सामग्रियों को जुटाने वाला अधिकारी, जुटाने वाला अधिकारी। तो सैन्य सामग्रियों को जुटाने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? दंडपाल। एक था दोस्तों द्रुकपाल, द्रुकपाल, ये द्रुकपाल है दोस्तों, ये साम्राज्य के अंदर के दुर्गों का प्रबंध करता था। साम्राज्य के जो अंदर के दुर्ग है, साम्राज्य के अंदर के दुर्ग, साम्राज्य के जो साम्राज्य होता था उसके जो अंदर के दुर्ग होते थे उनका जो प्रमुख था, उनका जो प्रमुख था ना दोस्तों वो था द्रुकपाल। एक था दोस्तों नागरक, नागरक, ये नगर का प्रमुख था। नगर का जो प्रमुख था वो नागरक, नगर का प्रमुख अधिकारी। तो नगर का प्रमुख अधिकारी नागरक। फिर दोस्तों 12वां जो तीर्थ था वो था आवेटिक। आवेटिक है दोस्तों, ये वन विभाग का प्रमुख था, वन विभाग का प्रमुख। तो वन विभाग का जो प्रमुख था वो आवेटिक, वन विभाग का प्रमुख। और दोस्तों जो 13 प्रकार तीर्थ था वो था नायक। नायक है दोस्तों, ये सेना का संचालक करता था, ये सेना का जो संचालन करता था वो कौन था? नायक। तो सेना का संचालक, सेना का संचालक करने वाला नायक। तो दोस्तों जो 14वां प्रकार का जो तीर्थ था वो था कर्मांतिक। कौन था? कर्मांतिक। कर्मांतिक है दोस्तों, ये देश के उद्योग धंधों का प्रमुख था। तो देश के उद्योग धंधे उनके जो प्रमुख होता था उसको दोस्तों क्या बोलते थे? कर्मांतिक। पंद्रह प्रकार का जो तीर्थ था वो था दोवारिक। दोवारिक कौन था दोस्तों? दोवारिक है ये राजमहलों की देख रेख करने वाला कर्मचारी का प्रधान था। राजमहल है, राजमहलों की देख रेख करने वाला, राजमहलों की देख रेख करने वाले कर्मचारी होते थे, उनका जो प्रधान होता था वो दोवारिक था। राजमहलों की देख रेख करने वाले कर्मचारियों का प्रधान था वो दोवारिक था। वो 16वें प्रकार के जो तीर्थ था दोस्तों वो थे दोस्तों आवंतरवर्षिक, आवंतरसिक। तो ये दोस्तों आवंतरसिक थे, वो सम्राट के अंगरक्षक का सेना है उसका प्रधान था। सम्राट की जो अंगरक्षक सेना है उसका जो प्रधान था यह सम्राट है, सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान। तो सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान कौन था? वो था दोस्तों आंतरवर्षिक। एक था तो 17वां जो तीर्थ था वो था अंतपाल। क्या थे? अंतपाल। अंतपाल कौन होते दोस्तों? सीमावर्ती दुर्गों व मार्गों का रक्षक। तो सीमावर्ती दुर्ग होते थे, सीमा के अंदर जो मौर्य काल के अंदर सीमा पर जो दुर्ग बने हुए थे, सीमावर्ती जो दुर्ग थे उनका प्रमुख था ये अंतपाल। ये और मार्गों का रक्षक भी था, जो मार्ग थे उन मार्गों का रक्षक भी अंतपाल था, मार्गों का रक्षक। और दोस्तों जो 18 प्रकार का अंतिम जो तीर्थ है वो तीर्थ था दोस्तों प्रशास्ता। प्रशास्ता वो क्या था? प्रशास्ता। तो दोस्तों जो प्रशास्ता था वो था राजकीय दस्तावेजों को सुरक्षित एवं समस्त रिकॉर्ड को लेखबद्ध करने वाला, मतलब राज के जो दस्तावेज थे, राज के दस्तावेजों को सुरक्षित करता था ये, दस्तावेजों को सुरक्षित करता था ये।
और क्या करता था, रिकॉर्ड बना, ये रिकॉर्डिंग का लेखबद्ध करता था। रिकॉर्ड है उनकी जो रिकॉर्डिंग का जो लिखित रखता था वो कौन था, प्रदेश प्रशासता था, लेखबद्ध करने वाला अधिकारी। तो दोस्तों कौटिल्य ने कितने प्रकार के तीर्थ बताए हैं, 18। और तीर्थों को क्या कहा गया है, महामात्य। इन तीर्थों में प्रमुख पहले प्रथम प्रकार का जो तीर्थ था वो कौन था, प्रधानमंत्री एवं पुरोहित। और प्रधानमंत्री को दोस्तों अग्रमात्य भी कहा जाता है। फिर दोस्तों आता है युवराज, युवराज जो राजा के प्रशासनिक कार्यों में मदद देता था। थर्ड प्रकार का तीर्थ था वो था सेनापति। चौथा प्रकार का शनिदाता, शनिदाता दोस्तों वो कोषाध्यक्ष था। और पांचवा प्रकार था दोस्तों वो था समाहर्ता। समाहर्ता का कार्य था राजस्व विभाग एवं कर निर्धारण का जो सर्वोच्च अधिकारी था वो समाहर्ता था। एक है दोस्तों व्यवहारिक, दीवानी कोर्ट का जो प्रमुख है वो व्यवहारिक था। फिर था दोस्तों प्रदेष्टा, सातवें प्रकार क्या था, प्रदेष्टा, ये फौजदारी कोर्ट का प्रमुख था। जो फौजदारी कोर्ट है उसका प्रमुख कौन था, फौजदारी कोर्ट का प्रमुख प्रदेष्टा, और दीवानी कोर्ट का प्रमुख व्यवहारिक है। फिर दोस्तों आठवें प्रकार का जो माता है तीर्थ वो है मंत्री परिषद अध्यक्ष। ये मंत्री परिषद का प्रमुख होता था। ये दंडपाल है दोस्तों, ये सैन्य सामग्री को जुटाने वाला अधिकारी था। सैन्य सामग्री जुटाने वाला अधिकारी, सैन्य सामग्री जुटाने वाला अधिकारी कौन था, दंडपाल। फिर है दोस्तों दुर्गपाल, जो साम्राज्य के अंदर के जो दुर्ग है, जो साम्राज्य के जो अंदर के जो दुर्ग है उनका प्रबंधक कौन करता था, दुर्गपाल। नागरिक के जो दोस्तों नगर का प्रमुख अधिकारी था, नगर का प्रमुख अधिकारी नागरिक। वन विभाग का प्रमुख आवर्तिक, वन विभाग का प्रमुख आवर्तिक। सेना का संचालक नायक। देश के उद्योग धंधों का जो प्रमुख होता था वो कर्मांतिक। और दोस्तों राजमहलों की देख रेख करने वाला कर्मचारियों को प्रधान, राजमहलों की देख रेख करने वाले कर्मचारियों को प्रधान द्वारिक। और सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान है वो अंतर्वर्षिक। और सीमावर्ती दुर्गों व मार्गों का रक्षक, सीमावर्ती दुर्गों व मार्गों का रक्षक अंतपाल। और राज्य के दस्तावेजों को सुरक्षित एवं समस्त रिकॉर्डों को लेखबद्ध करने वाला प्रशासता। ये 18 प्रकार के मौर्य काल के अंदर तीर्थ थे, ये अधिकारी थे, इनको तीर्थ बोला जाता था। दोस्तों इन 18 प्रकार के तीर्थों के पश्चात अपन पढ़ते हैं प्रमुख अध्यक्ष। तो दोस्तों जो सिद्धाध्यक्ष था, कौन, सिद्धाध्यक्ष, ये राज की कृषि का अध्यक्ष था। क्या था, राजकीय कृषि का अध्यक्ष। तो राजकीय कृषि का जो अध्यक्ष था वो सिद्धाध्यक्ष, राजकीय कृषि का अध्यक्ष, राजकीय कृषि का अध्यक्ष सिद्धाध्यक्ष। एक था दोस्तों वाणिज्य का जो अध्यक्ष था उसको बोलते दोस्तों परणाध्यक्ष। परणाध्यक्ष कौन था, ये परणाध्यक्ष था दोस्तों वाणिज्य का अध्यक्ष, वाणिज्य का अध्यक्ष। तो वाणिज्य का अध्यक्ष परणाध्यक्ष। और दोस्तों जो चारागाह है उसका जो प्रमुख था ना, चारागाह, उसका जो प्रमुख था उसको विविधता अध्यक्ष बोलते थे, विविधता अध्यक्ष। विविधता अध्यक्ष कौन था, चारागाह का प्रमुख, चारागाह का प्रमुख, चारागाह का प्रमुख। तो चारागाह के प्रमुख को विविधता अध्यक्ष। और व्यापारिक मार्गों का जो प्रमुख था, व्यापारिक मार्गों का जो प्रमुख था वो संस्था अध्यक्ष था। संस्था अध्यक्ष कौन था, व्यापारिक मार्गों का प्रमुख। तो व्यापारिक मार्गों का प्रमुख संस्था अध्यक्ष था। और दोस्तों वन एवं उनकी संपदा का जो प्रमुख था, वन एवं उसकी संपदा का जो प्रमुख था वो था कुप्पाध्यक्ष। तो कुप्पाध्यक्ष कौन था दोस्तों, वन एवं उनकी जो संपदा थी, वन एवं संपदा का जो प्रमुख, वन एवं संपदा का जो प्रमुख था वो कुप्पाध्यक्ष था। वो जो बूचड़ खानों का जो प्रमुख था, बूचड़ खानों का जो प्रमुख वो सुनाध्यक्ष था। तो सुनाध्यक्ष कौन था, बूचड़ खाने का प्रमुख है, बूचड़ खाने का प्रमुख को दोस्तों सुनाध्यक्ष बोलते थे। और दोस्तों एक आता है अक्राध्यक्ष। अक्राध्यक्ष कौन था दोस्तों, अक्राध्यक्ष था ये खान विभाग का प्रमुख था। तो खान विभाग का प्रमुख अक्राध्यक्ष, खान विभाग का प्रमुख। तो खान विभाग का प्रमुख
अक्राध्यक्ष। और जहाज रानी विभाग का जो प्रमुख था वो नवाध्यक्ष। नवाध्यक्ष कौन था? ये था जहाज रानी विभाग का प्रमुख। और दोस्तों मापतौल का जो प्रमुख होता था उसको बोलते दोस्तों पोतवाध्यक्ष। पोतवाध्यक्ष क्या होता है? मापतौल का प्रमुख। मापतौल का प्रमुख। और दोस्तों जो छापे खाने का जो प्रधान था उसको बोलते थे लक्षणाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष। तो दोस्तों लक्षणाध्यक्ष कौन था? इस लक्षणाध्यक्ष था जो छापे खाने का प्रमुख। छापे खाने का प्रमुख। तो छापे खाने के प्रमुख क्या बोलते थे? लक्षणाध्यक्ष। और जो महालेखाकार था दोस्तों उसको बोलते थे अक्षपटलाध्यक्ष। अक्षपटलाध्यक्ष। अक्षपटलाध्यक्ष कौन था? महालेखाकार। महालेखाकार। एक था दोस्तों रूपदर्शक। तो दोस्तों रूपदर्शक वो सिक्कों का परीक्षण करता था। क्या करता था? रूपदर्शक। जो रूपदर्शक था ये दोस्तों सिक्कों का परीक्षण करता था। सिक्कों का परीक्षण। जो सिक्के थे मौर्य काल के अंदर, और सिक्कों का जो परीक्षक था वो रूपदर्शक था दोस्तों। जो बंदरगाहों का प्रमुख था दोस्तों वो पतनाध्यक्ष था। पतनाध्यक्ष। ये जो पतनाध्यक्ष है दोस्तों ये बंदरगाहों का प्रमुख था। तो दोस्तों मौर्य काल के अंदर जो प्रमुख अध्यक्ष कौन कौन थे? वो थे दोस्तों देखो, सर्वप्रथम था वो था शीताध्यक्ष। शीताध्यक्ष है दोस्तों ये राजकीय कृषि का अध्यक्ष था। तो शीताध्यक्ष क्या था? राजकीय कृषि का अध्यक्ष। राजकीय कृषि का अध्यक्ष शीताध्यक्ष। वाणिज्य का अध्यक्ष प्रणाध्यक्ष। जो चारागाह है उनका जो प्रमुख होता था, चारागाह का प्रमुख, वो विविधताध्यक्ष। व्यापारिक मार्ग है उनका जो प्रमुख होता था, व्यापारिक मार्ग उनका प्रमुख वो होता था संस्था अध्यक्ष। वन एवं संपदा का जो प्रमुख होता था, वन एवं उनकी जो संपदा है उसको प्रमुख होता था उसको कुप्याध्यक्ष। और बुचड़ खाने का जो प्रमुख होता था उसको सुनाध्यक्ष। तो बुचड़ खाने का प्रमुख को क्या बोलते थे? सुनाध्यक्ष। खान विभाग का जो प्रमुख था उसको अक्राध्यक्ष। खान विभाग के प्रमुख को अक्राध्यक्ष। जहाज रानी विभाग का जो प्रमुख था उसको नवाध्यक्ष। तो जहाज रानी विभाग का प्रमुख नवाध्यक्ष। मापतोल का प्रमुख पोतवाध्यक्ष। मापतोल का प्रमुख पोतवाध्यक्ष। छापे खाने का प्रमुख लक्षणाध्यक्ष। छापे खाने का प्रमुख लक्षणाध्यक्ष। और महालेखाकार था उसको दोस्तों अक्षपटलाध्यक्ष बोलते थे। अक्षपटलाध्यक्ष। महालेखाकार। सिक्कों का जो दोस्तों परीक्षक करता था, सिक्कों का परीक्षक, उसको रूपदर्शक बोलते थे। क्या बोलते थे? रूपदर्शक। और बंदरगाहों का जो प्रमुख था वो था पतनाध्यक्ष। बंदरगाहों का जो प्रमुख था उसको क्या बोलते दोस्तों? पतनाध्यक्ष। दोस्तों मौर्य काल के अंदर ये जहाज निर्माण उद्योग है उस पर राज्य का एकाधिकार था। ये बात दोस्तों कौटिल्य ने कहा है। कौटिल्य ने कहा क्या कहा है दोस्तों? कौटिल्य ने कहा है कि मौर्य काल के अंदर राज्य का जहाज निर्माण में एकाधिकार था। दोस्तों स्ट्रैबो है एक, स्ट्रैबो। दोस्तों ये स्ट्रैबो का भी कहना है कि जहाज बनाने के उद्योग पर मौर्यों की इजारेदारी थी। तो कौटिल्य ने क्या कहा था कि जहाज निर्माण उद्योग पर राज्य का एकाधिकार था, और स्ट्रैबो ने कहा था जहाज बनाने के उद्योग पर मौर्यों की इजारेदारी थी।